दोस्तों, माँ बाप, कुछ लोगों के माँ बाप गिल्ट से अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। वो बच्चों को गिल्टी फील करवाते हैं या एहसानमंद फील करवाते हैं, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, और फिर उस एहसान का एक एहसान का बोझ डालकर बच्चों को कंट्रोल करते हैं। आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से होता है, कोई आर्ग्यू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बच्चे लोग अपने दिल के अंदर ये एहसान का बोझ बैठा लेते हैं। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये कुछ इस तरह का होता है कि हम लोग तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम लोगों को पैदा किया, पाला पोसा, तुमको बड़ा किया, बहुत खर्चे उठाए और बहुत सैक्रिफाइस किया हम लोगों ने, और हमारे सैक्रिफाइस के फल स्वरूप तुम आज जिधर भी पहुँचे हो उधर पहुँचे हो। तो अब तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम इस एहसान को उतारो, और एहसान को उतारना, ग्रैटिट्यूड या डेट को सेटल करने के लिए तुम्हारा काम अब ये है कि तुम हमारी बात मानोगे, हम जिधर कहते हैं उधर तुम शादी करोगे, हम जिधर कहते हैं उधर तुम बसोगे, हम जैसे कहते हैं वैसे तुम करोगे। वी विल कंट्रोल योर लाइफ। कभी कभी ऐसे होता है कि बाप का या माँ का एक एम्बिशन होता है, और वो एम्बिशन पूरा करने का काम बच्चों पे डाल देते हैं। बेटा, हम लोग जीते जी हमारे वर्किंग लाइफ टाइम में हम लोग घर नहीं बना सके। वी हैव लिव्ड इन रेंटेड हाउसेस। अब घर लेना या बंगला बना के हमको उसके अंदर बसाना तुम्हारा काम है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम फैमिली के लिए घर लोगे, और जब तुम घर लोगे, ओनरशिप हाउस, और हम सब लोग सेटल हो जाएंगे, तब तुम्हारा कर्ज उतरेगा, और समथिंग लाइक दिस। या फिर ऐसे हो सकता है कि जब तुम एक्टर बनोगे, हीरो बनोगे। मेरे लाइफ टाइम में मैं स्ट्रगलर रहा, लेकिन मैं हीरो नहीं बन सका। मेरा एम्बिशन को तुम पूरा करोगे, तुम एक्टर बनोगे या तुम सिंगर बनोगे। अब हो सकता है कि बच्चों में टैलेंट है और वो बनना चाहते हैं, तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चों में टैलेंट नहीं है, लेकिन बाप या माँ को एक एम्बिशन है, और वो बच्चों के थ्रू अपना लाइफ जीना चाहते हैं। तो वो जो एम्बिशन है, वो बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर एक बर्डन बन के रह जाता है। ये बर्डन को निकाल फेंकना, ये बर्डन को अस्वीकार करना बच्चों का सबसे बड़ा ड्यूटी होता है। बच्चे, मतलब मैं सिर्फ 10, 15, 20 साल के लोगों को नहीं कह रहा हूँ। 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग भी अपने आप को अपने माँ बाप के बच्चे समझते हैं, और उनकी आइडेंटिटी ऐसी होती है, कई स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ में। और कभी कभी जॉइंट फैमिलीज़ दूर दूर तक बिखर जाते हैं। माँ बाप रह रहे हैं इंडिया में, बेटा रह रहा है अमेरिका में। बेटा अमेरिका में रह रहा है या कनाडा में रह रहा है, माँ बाप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे उसको कंट्रोल करते हैं थ्रू गिल्ट एंड ग्रैटिट्यूड। उसको गिल्टी फील करवाते हैं, और गिल्ट ने उस लड़के के दिल में घर कर गया है। गिल्ट उस लड़के के दिल में घर कर गया है, और उसके साथ में उसकी पत्नी रहती है, लेकिन उसकी पत्नी भी उसके गिल्ट को उखाड़ के शी कैन नॉट कन्विंस हिम
कि ये गलत है, वो नहीं कर पाती है। वो अपने आप को, वो लड़का एनालाइज नहीं कर पाता है। 30 साल हो जाता है, 40 साल हो जाता है, 50 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे माँ बाप जो इंडिया में हैं उनकी सेवा करना मेरा परम सत्य है, मेरा परम कर्तव्य है। इस टाइप के दिमाग में विचार डाल के बैठ जाते हैं लोग। इसका उल्टा भी विचार होता है कभी कभी। इट इज़ नॉट गिल्ट, इट इज़ ग्रीड। कभी कभी गिल्ट नहीं, ग्रीडीनेस, लालच, वो भी ऐसा ही है। लालच ऐसा होता है। मैंने अमेरिका में बहुत कमाया, अमेरिका में मैंने घर बनाया, लेकिन इंडिया में मेरे माँ बाप का जो घर है, जब वो मरेंगे तो मैं चाहता हूँ कि वो घर में मुझे मिले। जब बंटवारा होगा तो ये घर मेरे भाई को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। या फिर पैसे मुझे मिलने चाहिए। उनके पास जो 2 करोड़ हैं वो मेरे भाई को नहीं मिलना चाहिए, मेरी बहन को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अरे भाई, तुम अमेरिका में रह रहे हो, तुमने बहुत कमाया है, तुम्हें उन पैसों की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन मोह माया कि मेरे मॉम एंड डैड के पैसे। अब ये जो है लालच, ये लालच भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही डालते हैं बच्चों के दिल में। जब वो लड़का कॉलेज से निकला था तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स ने ये दिमाग में डाल दिया था कि बेटा, ये घर के लिए तुझे स्पर्धा करना है, यू हैव टू कम्पीट। अपने भाई बहन से स्पर्धा करोगे, हमको खुश करोगे, और खुश करके तुम्हें ये घर प्राप्त करना है। अब चलो देखते हैं कि जो तीन भाई बहन हैं, उन तीनों में से कौन अपने आप को अच्छा बच्चा साबित करता है, और कौन आखिर में घर ले जाता है। तो इस तरह का एक स्पर्धा का एक फीलिंग डाल देते हैं माँ बाप। इट इज़ नॉट, एक ही बार में नहीं डालते हैं, धीरे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों के दिल में ये डाल दिया जाता है कि देखो, ये सब है, ये तुम्हारे लिए है, तुमको इसकी ज़रूरत है, तुमको मिलना चाहिए, तुम्हारे भाई को भी ज़रूरत है, तुम दोनों में कंपटीशन होना चाहिए। किसी तरह से वो डाल देते हैं कि तुम दोनों में कंपटीशन होना है। कभी कभी बिचिंग करते हैं। तो जैसा भी हो, अपने पेरेंट्स जो हैं, बहुत लोगों के पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं। बच्चों के दिल पे एक ऐसा वशीकरण का मंत्र डाल देते हैं कि बच्चे आज़ाद नहीं हो पाते हैं। उनको आज़ादी का मतलब समझ में ही नहीं आता है। उनके दिल में आज़ादी रहती नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के कैदी रहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के एम्बिशंस पूरे करूं, या मैं अपने पेरेंट्स के कहे हुए शब्दों को, प्रोफेसीज़ को पूरा करूं। कुछ ना कुछ एक ऐसे सोचो कि आपकी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट लिखने का अधिकार किसको है? आपको है। लेकिन पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। आपके पिताजी ने लिखा है, आपके माँ ने लिखा है, आपके माँ बाप दोनों ने साथ में मिलके लिखा है। किसी और ने लिखा है, आपने नहीं लिखा है। या आपके स्वर्गवासी दादाजी ने लिखा है किसी तरह से, और आप उस स्क्रिप्ट को हेल्पलेसली फॉलो कर रहे हो। आप उसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो, उस स्क्रिप्ट से मुक्त नहीं हो पाए हो। अपनी ज़िंदगी के लिए खुद से स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए हो। कभी कभी ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। 20-30 साल के उम्र में नहीं समझ में आता है। 40-50 साल के आसपास पहुँचते कभी कभी समझ में आता है। 40 साल के आसपास, 40-45 साल के आसपास कभी कभी
थोड़ा जल्दी भी होता है, एक मिड लाइफ क्राइसिस नाम की चीज़ होती है। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं भी होता है, जहाँ पर आप अचानक जाग उठते हो। आपको ऐसे लगता है कि अभी तक मैं एक गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक से मैं जागा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या है और मेरी लाइफ में मैंने क्या किया है, वॉट हैव आई डन विथ माई लाइफ। मैं इस तरह से जी रहा हूँ तो क्यों इस तरह से जी रहा हूँ, वाई, किसके कहने से इस तरह से जी रहा हूँ जो कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, क्योंकि मम्मी डैडी ने कहा था। या कुछ लोग बैंकर्स, क्यों बैंकर्स बने, क्योंकि डैड ने कहा था बेटा बैंकर बन जा, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल करियर। अब आप 20 साल की उम्र में, जब आप कॉलेज से निकले हुए नहीं हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तब अगर कोई कहता है कि बैंकिंग इज़ अ वेरी कंफर्टेबल करियर, इट्स अ गुड करियर, तुम्हारा लाइफ बन जाएगा बेटा और तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम मान जाते हो और करते हो। यू डोंट नो एनीथिंग बेटर, पापा ने कह दिया, तुमने कर दिया। 20 साल से बने 30 साल के, अभी रिव्यू करने जितना इन्फॉर्मेशन नहीं है। गए 10 साल से बैंकिंग का करियर परस्यू कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम दिया, बैंकिंग का करियर परस्यू कर रहे हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। सीए बनने के बाद आपको इस तरह से बताया गया था, सीए बन के बहुत पैसे कमाओगे बेटा, बहुत पैसे कमाओगे। 30 साल के हो, आप कहते हो उतने कोई ख़ास पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जितना मेहनत किया था उस हिसाब से कोई ख़ास ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी लाइवलीहुड। कुछ लोग बेशक कमा रहे हैं, कुछ लोग तो हर एक लाइन में कमाते हैं। 30 साल के हो गए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है, नहीं मैंने बहुत मेहनत नहीं किया है, अभी मुझे मेहनत करना बाकी है, और काम करना बाकी है, और मेहनत करना बाकी है, और मेहनत करते हो। 40 साल के आसपास पहुंचते हो। 40 साल यानी 20 साल तुमने मेहनत किया है इसी लाइन में। अब डेटा है, इनफ इंफॉर्मेशन है, असेसमेंट ले सकते हो, और असेसमेंट लेके कहते हो नहीं यार, ये छलावा था, ये इल्यूजन था, मैं कुत्ते की तरह मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोई ख़ास तरक्की नहीं हो रही है, वाई एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग। तब जाके आप रीइवैल्यूएट करते हो, तब जाके अपनी लाइफ को आप रीइवैल्यूएट करते हो कि मैं बैंकिंग में आया क्यों। अच्छा, मैं बैंकिंग में इसलिए आया क्योंकि मुझे इस तरह से समझाया गया था। किसने समझाया? मॉम एंड डैड ने समझाया। और अभी हो सकता है कि वो हैं नहीं, वो गुज़र गए हैं, या फिर हैं भी, बूढ़े हो गए हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? सेम लाइन में हूँ। क्यों सेम लाइन में हूँ? बदल नहीं सकता हूँ क्या? अरे यार, अभी बदलने से क्या फ़ायदा? नेगेटिव माइथोलॉजी, बदलने से क्या फ़ायदा? तो इस तरह से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी माँ बाप के कहने पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। अगर उस टाइम पे उन्होंने बगावत किया होता, उन्होंने कहा होता ये नहीं करूँगा, मुझे कुछ और करना है, हो सकता है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड का बहुत ड्रामेटिक रिएक्शन आया होता, रोना धोना हुआ होता, शायद नहीं भी हुआ होता, शायद ये भी हो सकता था कि अच्छा बेटा, तुम वो नहीं करना चाहते हो जो हम कह रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता था। लेकिन शायद आप खुद घबराए हुए थे, आप खुद अपने मन में इस तरह से सोच रहे थे कि नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे डैड को हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ
जो अपनी यानी जहाँ पे शादी करना चाहते हैं वहाँ पर नहीं करते हैं। क्यों? अगर मैंने किसी और लड़के से शादी किया, यानी मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे डैड को हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे डैड इसे झेल नहीं सकेंगे। मैं उनकी फेवरेट हूँ। अच्छा, तुम उनकी फेवरेट हो? हाँ, मैं पापा की गुड़िया हूँ, पापा की परी हूँ मैं। तो अगर पापा की परी हो तो ऐसा क्यों है कि पापा ने तुम्हें आज़ादी नहीं दिए, तुम्हें पंख नहीं दिए क्या? तुम परी हो लेकिन पंख काट के रखे हैं क्या? कहाँ है तुम्हारी आज़ादी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बार लड़की सही डिसीजन लेगी अपने ज़िंदगी में, गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, लेकिन सही गलत का फैसला जो है, इट शुड बी मेड विदाउट गिल्ट। गिल्ट के आधार पे ये सही गलत का फैसला नहीं होना चाहिए, किसी तरह के इमोशनल बर्डन के आधार पर कि मेरे पापा झेल नहीं सकेंगे, मेरी माँ झेल नहीं सकेगी, मेरी माँ कुछ कर बैठेगी, जहर खा बैठेगी, ऐसे वगैरह ये टाइप के ड्रामा बहुत होते हैं घर में, जहाँ पर माँ कहती हैं बेटा तू जा, तू ऐसा कर, तू अपना मन का कर और देख मैं क्या करती हूँ, फिर तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, वगैरह वगैरह फिल्मी डायलॉग्स। तो कुछ लोग जेन्युइनली डरते हैं अपने माँ बाप से, उनके गिल्ट से डरते हैं, उनके गिल्ट से दबे हुए हैं। या फिर एहसान कि अरे तुमने मुझे ज़िंदगी दी, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, तुमने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, तो अब मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट लिखने दूंगा। मैं क्या करूंगा तुम डिक्टेट करोगे। मैं मेरी पत्नी के कितना करीब होऊंगा या कितना इंटीमेट होना है वो कौन कंट्रोल करेगी? मेरी माँ कंट्रोल करेगी कि तुम अपनी पत्नी के साथ कितना टाइम बिताते हो। अगर पत्नी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो तो माँ का ड्रामा शुरू हो जाएगा, रोना धोना शुरू हो जाएगा, गिल्ट ट्रिपिंग शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, जा बेटा जा, अपनी पत्नी के पास जा, मेरे पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ बुढ़िया को छोड़ दे। ये ड्रामा, इमोशनल ड्रामा। तो लोग इमोशनल ड्रामा से इतना डर के रहते हैं, ये गिल्ट उनके अंदर है। ये गिल्ट, ये एहसान, अगर एहसान की भावना, ग्रैटिट्यूड, ये सब उनके अंदर है, उनके खुद के दिल में बसा हुआ है बच्चों के। तो उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है, देयर बिगेस्ट ड्यूटी, कि पहले ये सब बर्डन को, ये बैगेज को उखाड़ फेंकें। पहले ये बैगेज को उखाड़ फेंको। आप कहोगे यार क्रिश, तुम बच्चों से कह रहे हो कि अपने माँ बाप की आदर मत करो, अपने माँ बाप का एहसान मत मानो, अपने माँ बाप की सुनो मत, अपनी मन की सुनो, जो चाहे वो करो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। डिसीजंस माँ बाप को ध्यान में रखते हुए करो। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस में उनको भी याद करो। ऐसे नहीं है कि याद मत करो, उनको भूल जाओ, उनको नज़रअंदाज कर दो। उनको याद करो, अपने खुद के बच्चों को याद करो, अपनी पत्नी की बात मानो, अपनी बात मानो, अपने बारे में सोचो और फिर डिसीजन लो। गिल्ट से बंधे हुए, एहसान के बोझ से दबे हुए इंसान आज़ाद नहीं है।
ऐसे इंसान जो आज़ाद नहीं हैं वो सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनका जो भी डिसीजन होता है वो सही नहीं होगा, वो उनके लिए सही नहीं होगा। चलिए इस तरह से मैं समझाता हूँ। आप अगर एक गाड़ी चला रहे हो, यू आर अ ड्राइवर, यू आर ड्राइविंग द कार, पीछे आपकी मम्मी डैडी सब बैठे हुए हैं, बाजू में आपकी पत्नी बैठी हुई है, आप कार ड्राइव कर रहे हो। अब पीछे से आपके पिताजी अगर स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाते हैं तो आप अलाउ नहीं करोगे ना, आप कहोगे डैड मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जब तक आपके पिताजी ड्राइव कर रहे थे तब तक वो ड्राइव कर रहे थे, आप स्टीयरिंग व्हील को हाथ नहीं लगाते थे। अब आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हो, पीछे बैठ के पिताजी हाथ लंबा करके स्टीयरिंग व्हील को खींच नहीं सकते हैं, आप अलाउ नहीं करोगे। मम्मी अगर हैंड ब्रेक पे हाथ रखती है और कहती है मैं हैंड ब्रेक खींच लूँगी, आप अलाउ नहीं करोगे ना, आप कहोगे मम्मी जी ज़रा ठीक से बैठो प्लीज़, आप पैसेंजर सीट में हो, अब मैं चला रहा हूँ, मुझे सीधा चलाने दो। आपके बाजू में आपकी पत्नी बैठी हुई हैं, वो आपको सजेस्ट कर रही हैं, आप सजेशन सुनते हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, गियर्स आपके हाथ में है, क्लच एक्सेलरेटर ब्रेक आपके पैरों के नीचे हैं, हैंड ब्रेक आपके बाजू में है, आप कंट्रोल करते हो, आप ड्राइवर हो, करेक्ट? आपको कंट्रोल करना है, आप ही ड्राइवर हो, कोई और ड्राइवर नहीं है। तो आपके, जिसको हम कार्यकाल कहते हैं ना, कार्यकाल, एज ए हेड ऑफ द फैमिली, अगर आप एक फैसला ले रहे हो एज अ मैन ऑफ द फैमिली, उसमें आप गिल्ट, इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस को अलाउ नहीं करोगे ना, क्या करोगे? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के अंडर आप चला रहे हो, माँ बाप कहते हैं इसलिए उनकी सुनो, पत्नी कहती हैं इसलिए उनकी सुनो, तो ये बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप एक डेंजरस ड्राइवर हो। आप कभी भी डैड ने पीछे से कहा बेटा राइट मार राइट मार राइट मार, आप राइट मार दोगे, पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक जाएगा, बेटा गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, गाड़ी आप ब्रेक मारोगे, इमरजेंसी ब्रेक मारोगे, पीछे से कोई ठोक देगा। या जल्दी चला, आप रेड लाइट में से निकल जाओगे, सामने एक्सीडेंट हो जाएगा या हवलदार पकड़ लेगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो इन योर ओन लाइफ, और मैं हर एक इंसान से कह रहा हूँ जो करीब 15-16 साल के से ज़्यादा बड़े हैं, कि आपको सारे जो डिसीजंस लेने हैं विदाउट बैगेज, विदाउट गिल्ट, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, विदाउट टू मच ग्रैटिट्यूड। बहुत एहसान मत मानो किसी का, एहसान के नीचे दब मत जाओ। विदाउट ऑल दीज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, आपको अपने ज़िंदगी के डिसीजंस लेने हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको क्या पढ़ना है, कि आपको कौन सा करियर फॉलो करना है, कि आप कहाँ जाके सेटल होना चाहते हो, कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं, कि आप शादी किससे करोगे, कि आप कब बच्चे पैदा करोगे, बच्चे पैदा करोगे। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। ये डिसीजन सिर्फ आप और आपके पत्नी ले सकते हैं। आपके मॉम एंड डैड अगर कहते हैं बेटा हमारा मन करता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे घर में हों, हम उनके साथ खेलना चाहते हैं, या हम अपना वंश बढ़ाओ, हमारा वंश को आगे बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, नो, इट इज़ नॉट अ डिसीजन फॉर योर मॉम एंड डैड। वो कहते हैं आप सुनो, वो कहते हैं आप आदर से सुनो, लिसन रिस्पेक्टफुली, आप हमदर्दी एंड एम्पैथी से सुनो, उनके फीलिंग्स को समझते हो, समझो,
लेकिन जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन उनके दबाव में आके नहीं लेना है। वो जो डिसीजन है बच्चे पैदा करने का, वो डिसीजन अपनी पत्नी के साथ डिसाइड करना है कि इज़ दिस द राइट टाइम फॉर अस। आपके करियर को कंसिडर करना है, पत्नी के करियर को कंसिडर करना है, उसके व्यूज़ जो हैं वो मेन इम्पॉर्टेंट है। पति पत्नी के बीच में ये डिसीजन होना चाहिए, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये क्या है? बेसिकली यही है कि सोशल प्रेशर्स, सोशल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाए। नहीं तो सोशल प्रेशर्स के हम कठपुतली बन जाते हैं, वी बिकम पपेट्स। क्योंकि सोशल प्रेशर्स हर तरफ से आते हैं, माँ बाप से आते हैं, कई जगह से आते हैं और अपने दिमाग के अंदर से आते हैं, हमारे इंटरनलाइज्ड फीलिंग से आते हैं, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। बचपन में हमने अपने आप को इनएडिक्वेट पाया था, अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम कुछ हैं। गिल्ट है, ग्रेटिट्यूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे पास हमारे दिमाग में भूत पाल रखे हैं, बहुत सारे भूत पाल रखे हैं। सोशल प्रेशर्स बाहर के होते हैं, सोशल प्रेशर्स हमारे अंदर से भी आते हैं। अरे मैंने अगर ये कर दिया, अगर मैंने एक्टिंग करियर किया, या वो छोड़ दो, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। देयर इज़ वन गाय, उसकी पत्नी सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो रील्स बनाती है। अब ये आदमी शर्मिंदा हो जाता है, अरे मेरी पत्नी अगर इन्फ्लुएंसर है तो मेरे समाज वाले क्या कहेंगे। आपके समाज वाले जो भी कहेंगे, इट इज़ नॉट ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। आपके समाज या आपके परिवार वाले जो कुछ भी कहते हैं, दैट शुड नॉट बी द मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आपकी पत्नी वीडियोस बनाती हैं या रील्स बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। द मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर इज़ आप और आपके पत्नी, सिर्फ दो मेन। आप दो डिसाइड करोगे ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, और आपने अगर डिसाइड किया कि ये ठीक है, तो फिर मॉम क्या कहते हैं, डैड क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, फॉर दैट मैटर कभी कभी बच्चे भी शर्मिंदा करते हैं। अरे मॉम क्या ये सब रील्स बना रही हो, मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता है। बच्चे भी सोशल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे इन्फ्लुएंस होने का। आपको डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए, इज़ दिस राइट फॉर मी, येस देन डू इट। इज़ इट नॉट राइट फॉर मी, ये नो, सोचो ठीक से, नहीं इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है सोचो, ये सोच के नो दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, तो फिर छोड़ दो। किसी के प्रेशर में आके ये डिसीजन मत लो, नहीं मेरी मम्मी मना करती थी, मेरे पापा मना करते थे, नो डोंट टेक दैट डिसीजन लाइक दैट। तो जनरली स्पीकिंग कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर बहुत सारे भूत पाल रखे हैं, गिल्ट, ग्रैटिट्यूड, एंगर, सैडनेस, और हम ये सभी भूतों से प्रभावित होते हैं और लोग हमें इन भूतों से कंट्रोल करते हैं। बेटा तुमको याद होगा जब तुम छोटे थे, हम कितनी छोटे घर में रहते थे, कितनी गरीबी थी हमारे घर में। कहीं ऐसा ना हो कि गरीबी फिर से लौट कर आए। इसलिए बेटा तुम काम करो, तुम काम ही करो, तुम इतना काम करो कि तुम्हारे पास कोई किसी और चीज़ के लिए समय ही ना हो। ऐसे कहते नहीं है, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन दिस इज़ मोर और लेस समटाइम्स द फील। माँ बाप या पत्नी कभी कभी पैसों के लेके इनसिक्योर जो होते हैं, वो इनसिक्योरिटी आपके ऊपर थोप देते हैं और डर से काम करने को कहते हैं। बेटा काम करो, काम करते रहो,
इतना पैसे कमाओ, इतना पैसे कमाओ, इतना पैसे कमाओ, कभी इनफ ही ना हो। अच्छा, लेकिन मैं डांसर हूँ, मैं डांस करना चाहती हूँ या मैं डांस करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो सब छोड़ दो। मैं संगीत का प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं रियाज़ करना चाहता हूँ। आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन, आई हैव एम्बिशंस ऑफ माई ओन। मेरे अपनी इच्छा हैं, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मेरा अपना व्यक्तित्व है। आई हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ माई ओन आउटसाइड माई वर्क। उसका क्या बेटा, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ ही दो। पैसे कमाओ, सिर्फ पैसे कमाओ। ये टाइप का एक मैसेजिंग आता है। इट इज़ अ मैसेजिंग जो आपके अंदर के फियर को एक्सप्लॉइट करता है। ये मैसेजिंग में आपके माँ बाप से एक्टिवली एक ये आ रहा होगा, एक मैसेज आ रहा होगा, या फिर एक्टिवली नहीं भी आ रहा होगा, सिर्फ आपके अंदर से है। उन्होंने कहा भी नहीं होगा या कहना बंद कर दिया होगा। पहले कह दिया होगा और आपने दिल के अंदर बसा लिया उनके कहने को, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उसी चीज़ पर चलते रहे। अब उन्होंने कहना तो बंद कर दिया था। अगर आप कहते हैं नहीं बस इनफ, अब बहुत हो गया, जैसे मैंने किया मेरा करियर, मैंने कहा बहुत हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। 40, 42 साल, 45 साल लास्ट 2012 में मैं आई थिंक आई वॉज 47, मेरे बिज़नेस को मैंने क्लोज़ कर दिया। क्यों? इट इज़ नॉट फुलफिलिंग मी। ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये सब मैं करना नहीं चाहता हूँ। इट इज़ नॉट अ फुलफिलिंग बिजनेस। घर से बहुत रेजिस्टेंस आता है, सबका रोना धोना शुरू, अरे ये सब छोड़ दोगे तो क्या करोगे, हम बेघर हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी हैव गॉट इनफ मनी, वी हैव अर्नड इनफ मनी, वी हैव गॉट इनफ मनी। क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं, अब तो गरीब होना है, सामने गरीबी दिखाई दे रही है, भुखमरी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से नेगेटिव वाइब्स आते हैं, लेकिन यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू से नहीं, ये सच नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। यू हैव टू टेक एन असेसमेंट ऑफ योर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन। नो, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। हम जिस तरह से डर रहे हैं, ये डर बनता नहीं है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट, ये सही नहीं है। तो कहना पड़ता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आज़ादी कहते हैं ना, आज़ादी। एज एन इंडिविजुअल आपको आज़ाद होना है, तो ये सारे सोशल प्रेशर्स में से अपने आप को मुक्त करने सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम सोशल प्रेशर्स। कई वचन आपने दे दिए होंगे, आई हैव प्रॉमिस्ड माई डैड कि मैं ये करके दिखाऊंगा। किस उम्र में? 20-25 साल की उम्र में। ठीक है, आपने प्रॉमिस दे दिया था ना, तोड़ दो। वचन दिया था ना, जिस समय आपने वचन दिया था उस समय आप नादान थे। यू डिड नॉट नो इनफ अबाउट द वर्ल्ड, यू डिड नॉट नो इनफ अबाउट योर सेल्फ। आपने वचन दे दिया, आपने कोशिश किया, 15 साल आपने कोशिश किया ना, ठीक है, अब तोड़ दो वचन को बाजू में रख दो। अरे लेकिन देन आई विल बी अ बैड ह्यूमन बीइंग, तो बन जाओ बैड ह्यूमन बीइंग। अगर ऐसा है ना तो हो जाओ बैड ह्यूमन बीइंग, अगर ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये वचन से अपने आप को बांधना, या गिल्ट से, या प्रॉमिसेस से, या ग्रैटिट्यूड से अपने आप को बांधना, इट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये गलत है, ये अपने साथ गलती कर रहे हो। यू आर बीइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ। और आपका परम कर्तव्य, योर हाईएस्ट ड्यूटी इज टू योर सेल्फ। आपको अपने आप को मुक्त करना है, आज़ाद करना है।
अपने आप को फुलफिल करना है या फुलफिल करने की कोशिश करना है। व्हाट डिड यू वांट टू डू इन योर लाइफ? मैं पेंटिंग करना चाहता था, करो। तो दूसरे काम को बाजू में रख के करो। लेकिन मेरे इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा बहुत संभालो, लेकिन पेंटिंग करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज। 40 साल का हो गया हूं मैं, अब मुश्किल है तो भी करो। कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा तो चलेगा, करो। अपने लिए करो। कोई आपको सीरियसली ले ना ले, कोई आपकी मजाक उड़ाए, कोई कुछ कह दे, नेगेटिव कमेंट्स करें, आपका फेलियर हो जाए, चलो वर्स्ट केस सिनारियो, आप फेल हो गए, यू आर अ फेल्ड पेंटर, नोबडी नोटिस्ड, चलेगा। क्या आपने कोशिश किया अपने आप को फुलफिल करने का? नहीं किया, अब करो। सोशल कंडीशनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, यानी सोशल कंडीशनिंग बेसिकली हमको स्टैग्नेट करवा देता है कि हम जो काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं, हम फ्रोज़न हो जाते हैं। हम जिस ट्रैक पर हैं उसी ट्रैक पर रहते हैं, हम ट्रैक बदल नहीं पाते हैं। बहुत सारा सोशल कंडीशनिंग हमारे अंदर भरा हुआ है, तोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन करना पड़ता है। अपनी बात अपने आपको मनाना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है। यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत टफ जॉब है, बहुत चैलेंजिंग है। खुद के कंडीशनिंग को तोड़ना, खुद के नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग को तोड़ना, गिल्ट, ये सब इमोशंस के बोझ को हटा देना। इमेजिनरी ऑब्स्टेकल्स हैं, इमेजिनरी फियर्स हैं, रियल ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं। रियल ऑब्स्टेकल्स हैं, रियली देयर इज़ अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो भाई ओवरकम करने की कोशिश करो, लेकिन अपने सपने को बाजू में मत रखो। अपने जो सपने हैं, अपना जो लाइफ का स्क्रिप्ट आप लिखना चाहते हो, कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करो, लिखो ना। चेंज, चलो बहुत पूरा 100% चेंज नहीं होता है, चलो 100% चेंज नहीं करेंगे, क्या 5% चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको गाने का बहुत शौक था। करीब 40-50 साल के उम्र तक वो लोग बिजनेस वगैरह करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं गाना चाहता हूँ। उन्होंने ट्रेनिंग लिया और ऑर्केस्ट्राज में ज्वाइन होके गा रहे हैं। दे आर नॉट वेरी फेमस सिंगर्स, बट दे आर सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स। दे आर नॉट वेरी फेमस सिंगर्स, शायद फेमस नहीं होने वाले हैं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में खड़े होके गाना, ओके, परफॉर्मेंसेस देना, पब्लिक परफॉर्मेंसेस देना, दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू देम। कुछ लोग हैं जो एक बंदे को मैं जानता हूँ, या एक बंदे के बारे में मैं जानता हूँ। ही वॉज अ सर्जन, उन्होंने डॉक्टरी किया, आई थिंक MD या MS, मास्टर ऑफ सर्जरी किया, सर्जरी के ये हो गए, लेकिन उनको करना था क्या पता है? उनके दिल में इच्छा थी कि मैं मेहंदी लगाऊं, मेहंदी, हाथों में मेहंदी लगाना, एंड ही मेड इट इनटू अ करियर। वो शादी के मेहंदी वगैरह लगाते हैं, दैट इज़ हिज करियर। ही डजंट वांट टू डू सर्जरी, ही डजंट डू सर्जरी, वो मेहंदी लगाते हैं। अब आप सोशल प्रेशर के नज़र से देखोगे, यार क्या तुम सर्जन हो गए थे यार, तुम डॉक्टर थे यार, एक मेडिकल प्रोफेशनल हो के तुम मेहंदी लगाते हो, छी। बट थिंक अबाउट इट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो,
प्रेशर में आके मैंने मेडिकल में ज्वाइन किया, मैंने कंप्लीट भी किया, मैं सर्जन भी हो गया, आई कैन बी डूइंग सर्जरी, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे उसमें से फुलफिलमेंट नहीं होता है। और मुझे ऐसे लगा उस समय कि आई विल बी फुलफिल्ड इफ़ आई डू मेहंदी, और मुझे ये काम करके फुलफिलमेंट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। पैसे उतने नहीं कमा रहा हूँ जितना एक सर्जन कमा लेता है, नाम भी उतना नहीं कमा रहा हूँ जितना वो एक सर्जन कमाता है, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन है, मुझे इस बात का गर्व है और इतना इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि जो काम मुझे करना है मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को फुलफिल कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। मेरा मानना है कि यही लोग हैं जो आज़ाद हैं, और इसी तरह से आज़ादी को हासिल करते हैं। आज़ादी कोई देश की बात नहीं है, देश की आज़ादी I'll say that's a different topic। लेकिन अगर इंसान खुद आज़ाद नहीं हो सकता है, अगर इंडिविजुअल आज़ाद नहीं होता है, तो देश की आज़ादी से क्या कर लोगे यार। इंडिया आज़ाद है लेकिन तुम गुलाम हो, तुम अपने सेंटिमेंट्स के गुलाम हो, तुम अपने सोशल कंडीशनिंग के गुलाम हो, तुम सोशल प्रेशर्स के गुलाम हो, तुम अपने ही विचारों के गुलाम हो, तुम अपने माँ बाप के कहने के उनके शब्दों के गुलाम हो, उनके ड्रामा के गुलाम हो, या अपने भाई बहन के, या अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के ड्रामा के गुलाम हो। तो इंडिया का आज़ाद होना क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट्स बीइंग सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तुम तो गुलाम हो ना, अपने आप को आज़ाद करो, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। लोग डरते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है। ये करने वाला काम है, ये करना चाहिए। चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। कल फिर मिलेंगे।